तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लुटेशन। इकोनॉमी का काफी ज्यादा पूछे जाने वाला एक ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंपटीशन एग्जाम में काफी दौर पे आता है। ठीक है, तौर पे आता है। खांसी हो गई है जी, इसीलिए दौर और तौर में दिक्कत आ रही है। ठीक है खांस भी रहे हैं, देखो खांसते खांसते बना रहे हैं, मजाक न बना देना। ठीक है, तो चलो इन्फ्लुटेशन पढ़ते हैं। अब देखो, बहुत लोग कहेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखकर यही कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग जाकर एक बार वो पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि यहां तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। समझ में आई बात? तो इन्फ्लेटेशन क्या होता है? देखिए, जब किसी भी देश में, किसी भी देश का, अगर मान लीजिए मार्कर है, ये हमारे देश में पैदा होता है, अगर इसका दाम बढ़ जाए, इसका दाम बढ़ जाए, यानी कि पहले 20 रुपया का मिलता था, कितना? 20 रुपया का, अब मिल रहा है 50 रुपया, यानी कि कल तक ये 20 रुपए का था, अब मिल रहा है 50 रुपया। ठीक, अब 20 रुपए का जो मिलता था वो 50 रुपया है, क्या? मार्कर। ठीक है, तो मार्कर सेम है, उतना ही क्वांटिटी मिल रहा है, लेकिन 50 रुपया यानी कि 30 रुपए क्या हो गया? बढ़ गया। कितना? 30 रुपए। अब जब 30 रुपए बढ़ गया तो यानी कि इस सामान की क्या हो गई? ये सामान महंगा हो गया, ये सामान महंगा हो गया। अब जब ये सामान महंगा हो गया, इसी बात को जो ये बता रहा है कि सामान महंगा हो गया, तो पैसे की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। भाई पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई ना, जो मनी है, मनी की वैल्यू जो होती है वो कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। अब जब ये मनी की वैल्यू कम हो गई और सामान सेम है और उसका दाम बढ़ गया, तो ये यानी कि इसी चीज को क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेशन। इसी चीज को इन्फ्लेटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी बात को क्या कहते हैं? हम इन्फ्लेटेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत बता भी रहा हूं। देखो, ये पूरा भिंगा के कोनो रख दिया है। हाँ, 1 मिनट रुके रहो, सूखा वाला भी मार देता हूं फटाक से। ये वाला बोर्ड है ना, थोड़ा दिक्कत करेगा, थोड़ा लेट लेगा, लेकिन टेंशन मत लो, लोग बोर नहीं होगे, लोग बोर नहीं होने दूंगा आप लोगों को। चलो, इन्फ्लेटेशन समझ में आया कि पैसे की वैल्यू अगर कम होती जाए और सामान की दाम बढ़ते जाए, सामान कोई भी उसका दाम बढ़ता चला जाए, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेशन। और इसको हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेटेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स कुछ का है। अब टाइप्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेटेशन। कौन सा? डिमांड एंड पुल इन्फ्लेटेशन। इन्फ्लेटेशन, देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेटेशन। अब इसमें क्या होता है? जब डिमांड बढ़ जाए, मान लो कि हमारे देश में अभी ईरान उरान का मसला चल रहा था, तो आप लोग देख रहे थे कि तेल आना बंद हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम आ सकती है, और आ भी रही थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार कंट्रोलिंग बनाई हुई थी। है? तो जब डिमांड किसी चीज की बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, अब इंडिया में, इंडिया में उसकी तेल की डिमांड, गैस की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि नहीं? लेकिन उसकी क्या हो गई? सप्लाई कमी आ गई। ईरान ने, जो ईरान था, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज, मान लो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको बंद कर दिया था, तो इंडिया में ये तेल आ ही नहीं रहा था। ठीक, स्टेट ऑफ हॉर्मूज इसने यहाँ पे कब्जा करी है, उसका देश है, और ये इसका देश है, ये कब्जा कर रखा है यहाँ पे, ये आने ही नहीं दे रहा है। जब यहां से पार नहीं होता, इंडिया में आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारे देश में जाहिर सी बात है कि सप्लाई चेन में गड़बड़ी आएगी। लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड रोज की वही है, 10,000 रुपए, मान लो कि 10 लीटर की रोज की डिमांड है,
आपके घर में मान लीजिए 5 केजी अनाज रोज का लगता है, तो रोज की कैपेसिटी उठा के 1 केजी मैं कर दूं, 1 केजी तो होगा ना कि भाई आपके घर में कमी आई अनाज की, 4 केजी अनाज की कमी आ गई, तो उससे आपकी हानि होती है ना। तो इसी बात को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेटेशन। ठीक है, सप्लाई कम हो जाना और डिमांड बढ़ जाना, इसी को क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेटेशन। ठीक है, आगे देखो, तबीयत सही नहीं है, मजाक उजाक न बढ़ाना, थोड़ा खांसी उसी आएगा हमको। ठीक है, हाँ मजाक कभी नहीं बनाओगे अपनी बाबू सोना का, बनाते हो लोग दोस्तों में, हमें पता है। अब देखो कॉस्ट पुश, अब देखो एक तो है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेटेशन, क्या है कॉस्ट पुश इन्फ्लेटेशन। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि किसी भी चीज की, जैसे प्रोडक्शन से ही कॉस्ट बढ़ जाना, जैसे कच्चा माल, सब्जी, सब्जी ले लो, कच्चा माल है। अब इस कच्चे माल में किसान प्राइस बढ़ा देता है, मान लो 20 रुपया किलो खीरा है, खीरा ककड़ी 30 रुपया किलो है, ठीक, 20 रुपया किलो क्या है खीरा, और ककड़ी 30 रुपया किलो, ठीक। अब इसका दमवा किसान कर दिया कितना, अब 40 कर देती, और एक का दमवा कर दिया 60, यानी कि कॉस्ट कहां सीधे तौर पे कहां बढ़ गया, सीधा सीधा जहां पे प्रोडक्शन हुआ। तो यह जब प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे ये कॉस्ट बढ़ा दी गई, वहीं पे ये कॉस्ट क्या कर दी गई, बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेटेशन। जहां पे प्रोडक्शन हुआ वहीं पे बढ़ गया। इसमें क्या क्या आता है कि जैसे कच्चा माल, जैसे आपके आ गया फार्मर वगैरह जो भी उगाते हैं सब्जी वगैरह, ठीक, ये सारी चीजें आ गई। ऑयल आ गया, ऑयल, ऑयल वही जो विदेशों से आता है, इंपोर्ट किया जाता है पेट्रोल डीजल, है ना अरे बाप रे, ऑयल हो गया। उसके बाद मजदूरी बढ़ जानी, मजदूरी भी है, मजदूरी है ना, मजदूरी जो है वो भी बढ़ जाती है भाई। अब मजदूरी, ऑयल, प्रोडक्शन, सारी चीजें बढ़ जाती हैं, इन सब को कॉस्ट पुश इन्फ्लेटेशन में डालते हैं। आई बात समझ में, हाँ। तो अब इसको मैं धीरे से इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेटेशन पे। ठीक है, बिल्ट इन इन्फ्लेटेशन पे नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, फिर से वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, बिल्ट इन इन्फ्लेटेशन। अब देखो बिल्ट में क्या होता है ना कि कुछ ज्यादा नहीं होता है, बिल्ट इन इन्फ्लेटेशन, ठीक। बिल्ट इन इन्फ्लेटेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज की अगर कॉस्ट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, है ना। किसी भी चीज का वेजेस बढ़ गया, वेजेस, वेजेस बढ़ा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक। कॉस्ट, वेजेस बढ़े किसी भी सामान के, कॉस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ गया, ये होता है बिल्ट इन्फ्लेटेशन। बात सेम है, बतिया सेम है। अब जैसे मान लो कि तुम किसी और के शादी में गए मेहमान बन के, अब तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारी शादी में, वो भी मेहमान बनकर, बात सेम है, लेकिन गए तुम किसके शादी में, अपने दोस्त के शादी में, तो वहां तो वो अपनी दुल्हनिया लेके आया ना, और तुम अपनी दुल्हनिया लेके आए, हेरा फेरी तो नहीं कर दिए बीच में, वही बात होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब इन सब को मिटा देते हैं, बात सेम है, थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं
बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मत चले जाना लोग, बैठे रहो आराम से एकदम, वीडियो खोले हो तो बैठे रहो। अजी कहाँ गया मरकरवा, अच्छा ये तो करकरा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज आती है कि इस टॉपिक में इन्फ्लेशन को मापने की जो बात होती है वो किसमें मापा जाता है। देखिए मेजरमेंट जब करना हो इन्फ्लेशन का, मेजरमेंट यानी कि माप आसानी से नहीं होता, मतलब आसानी से होता है लेकिन उसमें थोड़ी सी बातें आती हैं। क्या क्या आती हैं, देखिए कीमत किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए का बिस्किट, 5 रुपए का बिस्किट आता था, आता है ना, कल वही सेम बिस्किट 10 रुपए का हो गया, तो आप एक अंदाजा लगा देंगे ये महंगाई बढ़ गई, है ना, ये महंगाई बढ़ गई। ठीक है, ये महंगाई बढ़ गई। तो आप देखिए मेजरमेंट जो माप हो गया, उसे आपने अंदाजा नापा है, एक अपना तरीके से नापा है कि ये 5 रुपए का था, ये 10 रुपए का है, लेकिन ये मापने का सही तरीका नहीं होता है। मापने के लिए कई बार कई सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अब आपके जहन में एक बात और आती होगी कि अगर महंगाई बढ़ती है, अगर महंगाई बढ़ती है तो सभी चीजों की बढ़ती होगी, तो ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे मान लीजिए चावल, चावल राइस, राइस जो है वो कल तक 120 रुपए केजी था, बासमती वाला, ठीक। और मोबाइल जो आप लोग यूज करते हो, जिसके आप लोग शिकार हो, ठीक, तो मोबाइलिया जो है उसका दमवा घट गया, मान लो 15,000 था 10,000 हो गया, 1 10 100 1000 10,000, ठीक, गिन लिए हैं तुम लोग, कहो ना। अब देखो मोबाइल का दाम घट गया, 15,000 पहले था 10,000 हो गया, और ये 120 रुपया था, इसका हो गया 140, 20 रुपया बढ़ गया। अब तुम कहोगे कि इसमें बढ़ गया, इसमें इसमें का रह ही गया, ऐसा क्यों, तो इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, बात बताता हूं। ये एग्जाम्पल है, वो भी हो सकते हैं। देखिए इन सब को मापने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल और क्या किया है, एक नियम लाया है कि उसे हम इस तरीके से मानेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने क्या लाया है, बास्केट कॉन्सेप्ट, कौन सा, याद रखना, बास्केट कॉन्सेप्ट मेजरमेंट, बास्केट कॉन्सेप्ट मेजरमेंट। अब बास्केट कॉन्सेप्ट मेजरमेंट आप देख ही रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये तरीका होता है मेजरमेंट इन्फ्लेशन को करने का, महंगाई का, ठीक। अब एक सूची बना लेते हैं, पहला राइस ले लेते हैं, चावल, ठीक, क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक, उसमें रेंट ले लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं, ठीक, रेंट, रेंट, पेट्रोल, ठीक, ये 4 चीजें हैं। 1 मिनट रुको। अब इन सब चीजों में कहते हैं कि इनको बास्केट कॉन्सेप्ट यानी कि थैला विधिक विधेयक के तौर पे इनको क्या किया जाएगा, अब इनको मापा जाएगा। अब जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बेस ईयर, बेस ईयर पढ़ाया था, तो बेस अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आप लोग उसी वीडियो में चले जाइए, पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, बेस ईयर क्या होता है, करेंट ईयर क्या होता है, ये सारी चीजें तो यहां पे मैं बताने वाला कार्य नहीं करूंगा, जो बात है साफ है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अगर छोड़ के जाना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआती दौर से पढ़ा ही नहीं है, तो जब पढ़ोगे नहीं तो जानोगे क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। खांस भी देते हैं। हाँ, बेस ईयर, जो बेस ईयर है उसको लाते हैं, मान लो कि बेस ईयर
100 है, क्या है 100 बेस ईयर। अब करेंट ईयर में क्या है 120, ठीक। अब देखो कीमत आप बता सकते हैं कि कितनी बढ़ गई 20%, ये बता सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है कि देखो इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, ठीक। अभी इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं जी, बिचवा में गड़बड़ी कर देगा। हाँ लाओ उसको पोछ भी दिया जाए। अब देखो करंट, करंट इंडेक्स, ठीक, माइनस, ध्यान देना माइनस है, ठीक, बेस इंडेक्स, ठीक, फिर नीचे भी बेस इंडेक्स और इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे इंटू 100। अब तुम करंट में यहां पे 100 रख लो, अरे 120 और इसको 100, तो 100 से 100 कट गया, 20 बच गया, 20 बच गया कि नहीं, वही 20% यानी कि महंगाई बढ़ गई। ये फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप लोग नोट भी कर लें, हट जाता हूं, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे क्या होता है इन्फ्लेशन निकलता है। आ गया, छोड़ो, नोट कर लिए तो बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इन्फ्लेशन इसी पे क्या होता है निर्धारित मापा जाता है, इसकी मेजरमेंट इसी पे किया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है तो कमेंट कर देना, सुन लूंगा तुम लोगों की बातें, मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो इन्फ्लेशन को मापने का तरीका, तौर तरीका, सारी चीजें मैंने बता दी। अब एक चीज और होती है कि भारत में मुख्य सूचांक आखिर गवर्नमेंट कैसे करती है, मुख्य तौर पे मापती कैसे है, किन किन चीजों का यूज करती है। भाई हमारे देश में गरीब भी रहता है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, बढ़िया बढ़िया वाला आदमी, पैसा वैसा वाला है ना सब मिलते हैं। अब सबके रहने के बाद कैसे मापा जाएगा, क्या जो गरीब सामान यूज करता है वो क्या अमीर यूज करता है। अब 50 रुपया का घड़ी गरीब यूज करता होगा या पहनता ही नहीं होगा, मिडिल क्लास वाला 200 रुपया का पहनता होगा। अब अंबानी का लड़का करोड़ों का पहनता होगा, है ना। तो इन सब में अलग अलग सिस्टम है। अंबानी के जो लड़के हैं वो करोड़ों में पहनते होंगे, या तो लाखों में मिल जाए तो घर में बनवा लें, तो दुआर खरीद लें, तो हाई कर लें, तो हाउ कर लें, कुल हो जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम किसमें मापा जाता है, गवर्नमेंट मापती किसमें है। तो देखिए सीआईपी, सीआईपी इसका नाम है कॉस्ट इंडेक्स प्राइस, क्या है, अरे सॉरी, कंज्यूमर, कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस, प्राइस, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती हो जाता है जी माफी नहीं मांगेंगे, हाँ माफी नहीं मांगेंगे। अब सीआईपी क्या होता है, देखिए ये जो सीआईपी है ना, हम लोग कोई भी चीज खरीदारी करते फुटकर में, जगह कहते फुटकर में, ये फुटकरवा में खरीद ले, जैसे एगो 10 रुपया का बिस्कुट आपने खरीद लिया, 50 रुपया का मान लीजिए हेयर ऑयल खरीद लिया, 10 रुपया का क्या कर दिया आपने टाफी ले लिया। अब इन सब को मिला दिया जाए तो आप कितना खर्चा किए हैं 50 60 70 रुपया, यही ना। तो आपने जितनी भी ये खरीदारी की, बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, तेल हो गया, ठीक, ये सब सीआईपी पे की, यानी कि कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस पे ही आपने खरीदारी की है।
ठीक है, हम गरीब इसी पे डिपेंड होते हैं। क्या अमीर भी ऐसा लेता है? हाँ लेता है, लेकिन मोस्टली खरीदारी किस पे होती है? सीआईपी पे। अब समस्या ये आ गई कि रुको एक मिनट, थोड़ा मिटा दे, गोजापाती हो गया, रुके रहो। हाँ कहीं जाना नहीं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई जो है इसी का यूज करती है। क्या करती है? मेजर करने के लिए, ठीक है, सीआईपी का। लेकिन क्या जो हम खरीदते हैं वैसे ही व्यापारी भी खरीदता है? नहीं, वो इस पे नहीं खरीदता है हम इस पे खरीदते हैं, कॉमन मैन। लेकिन व्यापारी नहीं खरीदता है। अगर वो फैक्ट्री से लेता है तो जरूरी है कि क्या कि उसको उसी प्राइस पे मिले ना? कभी हो ही नहीं सकता। जानते हैं ना, कोई भी दुकानदार अपना 1 रुपया 2 रुपया रख के ही बेचेगा ससुरा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फ्री में बांट देगा। ऐसा देता था नहीं तो पता नहीं कौन होगा, एक आध अरबों में एक होगा। ठीक है, तो सीआईपी है। सीआईपी में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है कि गरीबों से रिलेटेड आम आदमी जितने भी होते हैं उनकी प्राइस और मेजरमेंट कर लेती है, महंगाई को। ठीक, अब देखो वीपीआई, वीपीआई, वीपीआई में क्या है कि होलसेल है, होल सेल, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखो वीपीआई क्या होता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे व्यापारी फैक्ट्री से कोई भी सामान लेता है या बड़ी किसी भी चीज को लेता है तो वो, हमने तो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए करके सामान लिया है, ये एक ही सामानवा यानी कि बिस्कुटों में खरीदेगा 50,000 का, हो सकता है 1 10 100 1000 10,000। ठीक, जोड़ लेते हैं जी। देखो ये 50,000 रुपए का इसने बिस्कुटों में मंगा लिया, एक ही कंपनी का एक ही तरीके का। तो जरूरी है कि जो हमको 10 रुपए में मिला है, 1 मिनट, जो हमको 10 रुपए का बिस्किट मिला है उसे 7 रुपए का मिला होगा। ये बात सही है? जिसे हमें 10 रुपए का मिला है लेकिन इसे 7 रुपए। तो इन सबको जो व्यापारी हैं बीच के होलसेल करने वाले, इनको वीपीआई पे नाप लेती है आरबीआई। आरबीआई हर जगह नजर डाली रहती है अपना, आरबीआई हर जगह, आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो 7 रुपया में इसको दे देते। अब ये होता है वीपीआई, यानी कि कॉमन मैन जो भी हम लोग फुटकर सामान लेते हैं, फुटकरवा, तो उस सीपीआई सीआईपी पे ले लेते हैं। लेकिन अगर हम होलसेल ले लें, पूरा एक मजे का समन्वय ले लें, तो वीआईपी पे मिलेगा, वीपीआई पे, वीआईपी कह रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको मिटाने का जुगाड़ मैं बनाता हूं फटाफट। अब देखिए, थोक का सामान वीआईपी पे, वीपीआई पे, और फुटकर का सामान सीपीआई पे, हो गया अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देखो एक तो कोर इन्फ्लेटेशन और हेडलाइन इन्फ्लेटेशन। पहले पढ़ लो हेडलाइन इन्फ्लेटेशन, ये क्या क्या होता है। इन्फ्लेटेशन, ठीक, ठीक है, देखो यह कुल चीजों का, यानी कि जितना भी हमारे देश में फूड, फ्यूल, ये सारी चीजें आती हैं, फूड और फ्यूल यानी कि गुड्स जितने भी हैं रिलेटेड, वो हेडलाइन इन्फ्लेटेशन में ही आते हैं। इन्फ्लेटेशन को भी दो पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड किया गया कि हेडलाइन जो इन्फ्लेटेशन है इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, फूड आएगा, ठीक, और आपका फ्यूल आएगा, फ्यूल, ठीक, ये सारी चीजें जिसमें आती हैं तो हेडलाइन में चली जाती हैं। ठीक है, क्लॉथ्स भी आते हैं इसी में, क्लॉथ्स, कपड़े, गारमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हेडलाइन में। जैसे टमाटर, प्याज, मर्चा, धनिया, जितना भी है
सब इसी में, पेट्रोल डीजल सब इसी में, कपड़ा लत्ता सब इसी में। लेकिन जब कोर की बात आती है, ये पहला था, ये दूसरा है, कोर इन्फ्लेटेशन। कोर इन्फ्लेटेशन में क्या होता है, देखो कोर इन्फ्लेटेशन में सबसे पहली चीज आती है कि इसमें पदार्थ और फूड और इसको फ्यूल को छोड़ के बाकी सब आता है। ये एक स्टेबल स्तर का क्या करता है, पता करता है महंगाई की स्टेबल स्तर की है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या आता है, केवल कपड़ा, अरे शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सब किसमें आती हैं, कोर में। लेकिन बाकी है सब हेडलाइन में। आई बात समझ में, दोनों के अंदर, दोनों के अंदर आई, आ गई होगी, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, कमेंट करना। तुम लोग कमेंट भी नहीं करते, अब जब कमेंट नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अब लड़की रहे, अच्छा मैं देखता हूं कि लड़की रहेगी, उसके वीडियो पे कमेंट टनाटन मारेंगे सब। हम लोगों के वीडियो पे जानते हैं सब कि अगले दिन सर जी कुछ उल्टे बोलेंगे हम लोग के बारे में, इसीलिए नहीं मारते हो क्या? चलो तुम लोगों को कब तक नहीं मारोगे, मारना पड़ेगा बाबू कमेंट, उल्टा ना मारना, बता दे रहे हैं, नहीं तो सीधा कर देंगे। अब चलो, एक आता है जीडीपी, जीडीपी डिफेक्टर। देखो इसमें क्या हो, कुछ ज्यादा नहीं है ये जीडीपी डिफेक्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना। अच्छा ये बताओ कि जो पिछली वीडियो या जानते होंगे, वो बताए होंगे कि एक नॉन, दो जीडीपी की मैंने बात सुनी होगी आप लोगों ने, अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो पक्का सुनी होगी, कहीं और से भी पढ़े होंगे तो भी बताए होंगे टीचर्स। एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। आई बात समझ में, दोनों में, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। अब इन दोनों के बीच का अंतरवा तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक, इन दोनों के बीच का अंतराल जो है उसी को कहते हैं जीडीपी डिफेक्टर, ठीक है, इन दोनों को। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर भी जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर निकालना हो, ठीक, नॉमिनल जीडीपी कर लेना, और क्या होता है रियल जीडीपी इंटू 100 और निकाल लेना। मान लो नॉमिनल 200 रुपया दिया है, ठीक, और ये दिया है 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि 200% क्या हो गई, मैं 200, महंगाई बढ़ गई 100%, ठीक है, 200% महंगाई बढ़ गई, ऐसे करके सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसको इसलिए चैन से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए तबीयत से इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, तबीयत वैसे भी खराब है मेरी, हाँ, इसीलिए इसको तबीयत से नहीं पढ़ा रहा था। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उठ के जाना नहीं, टारगेट इन इंडिया। जैसे देखो क्या होता है ना कि इन्फ्लोटेशन टारगेटिंग आता है, क्या आता है टारगेटिंग, इसका एक टारगेटिंग होता है, ये भी कुछ मैं बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ा चुका हूं। पहली बात देखो, इनमें क्या होता है, एक मिनट रुको रहो, देखो टारगेटिंग में क्या होता है कि जो आरबीआई होती है ना, रिजर्व बैंक, वो टारगेट फिक्स करती है कि इस साल महंगाई इतनी ही रहनी चाहिए देश में। तो एक टारगेट फिक्स किया जाता है, कितना, मान लो 4%, ये टारगेट है आरबीआई का, 4%। लेकिन क्या सिर्फ 4% रहना संभव है, तो नहीं, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लस में भी जा सकता है, यानी कि 6% हो जाएगा,
ये माइनस में भी जा सकता है, यानी कि 2% पे भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन बन सकती है, ये दोनों कंडीशन बन सकती है ना। ये दोनों कंडीशन बन, यानी कि आरबीआई को कहां रखना है, 4% के इर्द गिर्द एक टारगेट फिक्स करती है कि देश में महंगाई इतनी ही रहनी चाहिए। तो महंगाई कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, तो आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियोस में कि रेपो रेट लगा देगा बैंक्स पे, लोन बांटो कम, ये सारी चीजें करता है। एसएलआर, सीआरआर, ऐसे करके सारी चीजें बढ़ा देगा। ठीक है, तो सारी चीजें बढ़ा देगा, इससे लोन बांटना कम हो जाएगा, मार्केट में पैसे की शॉर्टेज होगी तो महंगाई घट जाएगी। और लोन बढ़ाना बांटना शुरू कर दिया, धकाधक लोन मिलने लगा, तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इसलिए इतना जान लीजिए कि टारगेटिंग क्या होता है, तो टारगेट यही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तबीयत सही रही तो, तबीयत सही नहीं रही फिर अगले दिन जब सब तबीयत सही होगा तब। ठीक है, खांसी आ रही है बहुत तेजी से। अब सुनो, जितने भी लोग हैं हिस्ट्री पे कमेंट कर रहे हो कि सर हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं आ रही है, लाइव क्लास तब लाऊंगा जब कम से कम 25-50 लोग जुड़ोगे। भाई मेरी भी कुछ डिमांड होती है ना। तो 25-50 लोग आओ, तब तो मैं लाइव क्लास शुरू करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये मेरी जिद है। तो तब तक के लिए